हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सदिशों के घटक पढ़े थे, उस पर आधारित क्वेश्चन किए थे और अब हमें सदिश चैप्टर के लास्ट पड़ाव में है और हम बात करेंगे अब सदिशों के गुणनफल। राइट। सदिशों के गुणनफल की जब बात की जाती है तो सदिशों के गुणनफल दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है अदिश गुणनफल, दूसरा कहलाता है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। राइट। या सदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? ओके सर, वही वाली बात कि जब हमने सदिशों का योग पढ़ा था तो दो प्रकार के सदिशों के योग के नियम थे। तो वहां पे हमने स्पष्ट किया था, साफ साफ बात समझी थी कि त्रिभुज का नियम कब काम में लेंगे और समांतर चतुर्भुज का नियम कब काम में लेंगे। इसी तरह से ये दो प्रकार के गुणनफल हैं तो इनका भी दो अलग अलग कारण हैं। राइट। यदि दो सदिशों का गुणनफल किया जाए और दो सदिशों का गुणनफल करने से एक अदिश राशि प्राप्त हो, दो सदिशों का गुणनफल करने से एक अदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। वापस से बोलता हूं, जब दो सदिशों का गुणनफल करने से एक अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसे गुणनफल को अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। ठीक है। और यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल किया जाए, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल करने से एक ऐसी राशि प्राप्त हो, वो भी सदिश राशि हो, दो सदिश राशियों का गुणनफल करने से प्राप्त होने वाली राशि भी एक सदिश राशि हो, तो ऐसे गुणनफल को सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल कहते हैं। अभी बिंदु और वज्र का क्या मतलब है? देखो, दो सदिशों का गुणनफल करना है, एक ए सदिश है और एक बी सदिश है। ठीक है। अब इन दोनों सदिशों के गुणनफल को दो अलग अलग प्रकार से दर्शाया गया है। एक बीच में डॉट यानी कि बिंदु लगाकर दर्शाया गया है, एक बीच में क्रॉस यानी कि गुणा का निशान लगाकर दर्शाया गया है। इसलिए इसको बिंदु गुणनफल और इसको वज्र गुणनफल कहते हैं। ठीक है जी। कुल मिलाके मुझे यह समझ में आया, दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो तो अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल यदि सदिश राशि प्राप्त हो तो सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल। अदिश गुणनफल को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, बिंदु गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और वज्र गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। एक बात, सभी अभी तक तो हमने क्या बात की, दो सदिश राशियों का गुणनफल करना है और उससे प्राप्त राशि कैसी होगी, वो अदिश होगी तो अदिश गुणनफल, सदिश होगी तो सदिश गुणनफल। राइट। एक बात क्लियर होनी चाहिए। राइट। आगे चलते हैं। दूसरी बात, हम यहां पे बात शुरू कर रहे हैं किसकी? अदिश गुणनफल की। पहले अदिश गुणनफल पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सदिश गुणनफल सीखेंगे। राइट। सुनिए, अदिश गुणनफल यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि बिंदु गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। एक ही बात है, हिंदी में दो नाम है और उनके दो इंग्लिश में। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को सभी जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, यहां पे अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है तो आपको उस सब की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, इंग्लिश मीनिंग पता होने चाहिए, बिना उसके आप तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है। तो सब कुछ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों पढ़ाया जा रहा है और आप साथ साथ इंग्लिश भी ध्यान रखेंगे। समझाया सारा का सारा हिंदी में जा रहा है। राइट। ओके चलो जी। सबसे पहले की बात की जाए, कार्य। कार्य का क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। आपने ये बात अपने 9th क्लास में कार्य के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यदि किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापित किया जाए, यदि किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापित किया जाए, तो बल लगाओगे तो वो वस्तु विस्थापित हो जाएगी। तो उस वस्तु पर आरोपित बल और वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को आप क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें विस्थापन किया जाए तो वस्तु पर कार्यरत बल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को किया गया कार्य कहते हैं, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, परंतु कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती। हमें पता होता है कि कितना कार्य किया, हमने 5 जूल कार्य किया है, 20 जूल कार्य किया है, कार्य का परिमाण पता है। आपने बल किस दिशा में लगाया है, उसकी दिशा भी पता है, परिमाण भी पता है। विस्थापन किस दिशा में हुआ है, उसका बल भी, उसका परिमाण भी पता है और दिशा भी पता है। परंतु कार्य किस दिशा में हुआ, कार्य की कोई दिशा नहीं होती।
इसलिए कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है, राइट। तो दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हुई कि नहीं हुई? यानी कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होगा वो कैसा गुणनफल होगा? वो अदिश गुणनफल का उदाहरण है, राइट। इस बात को थोड़ा और ढंग से समझेंगे। पहले एक बार वापस से आपने जो कार्य की परिभाषा पढ़ी है, पहले वो एक बार वापस से बात करते हैं। क्या पढ़ी थी आपने परिभाषा? किसी वस्तु पर बल आरोपित करके विस्थापित किए जाने के लिए किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं आगे। ये तो आपने अभी तक जो 9वीं क्लास में पढ़ा था वो है। अब मैं आपसे कोई दूसरी बात करूंगा, सुनो। ये आपने एक बल लगाया F, क्षैतिज दिशा से किसी थीटा कोण पर बल लगाया है, राइट। आप एक काम करो, बल के कर लो घटक, ठीक है। आपको कुछ बातें समझाई गई थी, वापस समझो। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहां पे एक सदिश, सदिश का नाम ए सदिश, ये कोण थीटा, इधर वाला जो घटक है वो कितना है? ए कॉस थीटा, इधर वाला जो घटक है वो कितना है? ए साइन थीटा। ये सब कुछ आपको सिखाया गया है पहले से, ठीक है। परंतु अब आप यूं समझो, ये एक सदिश है जी, ये एक सदिश है जो कितना है? ए सदिश है। ये जो कोण है ये कितना है? थीटा कोण है। इस ए सदिश का घटक किए जाए तो अब घटक भी इसी दिशा में होंगे, ये बात ध्यान रहे। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे। इस ए सदिश का एक घटक किया गया इस दिशा में, ये कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और एक घटक किया गया इस दिशा में जो क्या कहलाएगा? ए साइन थीटा। ये बात ध्यान रहे कि मुख्य सदिश इधर है तो दोनों सदिशों के दोनों घटक भी इसी दिशा में होंगे, इसी बिंदु की ओर होंगे। ये बात महत्वपूर्ण है, राइट। फिर समझो, मैं और समझाता हूं। ये एक सदिश है, ठीक है जी। इस सदिश का नाम कोई बी सदिश है, इसका कोण कोई थीटा है, तो इसका एक घटक इस दिशा में होगा और एक घटक इस दिशा में होगा। क्या कहना चाहता हूं? ये घटक कहलाएगा आपका बी कॉस थीटा और ये वाला घटक कहलाएगा आपका बी साइन थीटा। क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से समझो। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर सदिश इस तरह था तो दोनों घटक भी इस तरफ होंगे। एक घटक इस दिशा में और दूसरा घटक इस दिशा में। पर सदिश खुद इस तरफ है तो घटक उस बिंदु की ओर होंगे जिस तरफ स्वयं सदिश दिशा दर्शा रहा है। सदिश इस तरफ तो सदिश की दिशा इस तरफ, तो दोनों घटक भी उसी बिंदु की ओर। ये बात क्लियर, राइट? ओके। ये बातें आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई गई हैं। हम अब वापस से अपने बिंदु पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक था। इस ब्लॉक पर एक एफ बल कार्यरत था। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। इस बल के मैं दो घटक करने वाला हूं, एक घटक इस दिशा में और एक घटक इस दिशा में। आप यूं समझें कि ये वाला घटक, देखो बल एफ था, कोण ये थीटा था, तो एफ बल का इस तरफ वाला घटक कितना हो गया? एफ कॉस थीटा, और इस तरफ वाला घटक कितना हो गया? एफ साइन थीटा। ये बात क्लियर है, राइट? आप फिर से समझें। एम द्रव्यमान, इस पे अब एक बल तो इधर लग रहा है, कितना? एफ कॉस थीटा। एक बल इधर लग रहा है, कितना? एफ साइन थीटा।
इन बलों के प्रभाव में ये ब्लॉक कितना विस्थापित हो गया, यहां तक। ठीक है जी, समझो कितना विस्थापित हो गया, विस्थापित हो गया स्मॉल डी। आप बताना इस ब्लॉक पर जो इधर बल लग रहा है नीचे की तरफ एफ साइन थीटा, क्या ये एफ साइन थीटा बल इस वस्तु के आगे खिसकने में या विस्थापित होने में इसका कोई महत्व है क्या? आप सोचो, एक वस्तु को आप ऊपर से दबाएं और वस्तु आगे निकल जाए, ऐसा संभव है क्या? वस्तु कब आगे जाएगी, कब आगे विस्थापित होगी? जब बल उसी दिशा में हो। हाँ या ना? अब सुनो, आपने वास्तव में कितना बल आरोपित किया था, एफ, परंतु बल का सिर्फ एक ही ऐसा घटक है एफ कॉस थीटा जिसके कारण ये आगे की ओर जा रहा है। हाँ या ना? आपने क्या सीखा था, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बोलो सीखा था क्या? यस। अब सुनो, कार्य को तो आप W से लिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। बल का मान कितना लिखूं, यहां पे F बल लिखूं कि F cos थीटा बल लिखूं? अगर F बल लिखूंगा तो पूरा का पूरा F बल जो है वो इस वस्तु के विस्थापन का कारण नहीं है, उस बल का सिर्फ एक ही घटक है F cos थीटा जिसके कारण ये विस्थापित हो रहा है। हाँ या ना? तो यहां बल में कौन सा मान लिखा जाएगा, F cos थीटा गुणा विस्थापन तो D है ही। यस, तो किया गया कार्य वास्तव में कितना हो गया, ये हो गया एफ डी कॉस थीटा। ये आपके पास किए गए कार्य का मान आ गया। परंतु अब मैं इस कार्य की परिभाषा वापस से लिखूंगा। मैंने जो 9वीं क्लास में परिभाषा पढ़ी थी, आपने जो 9वीं क्लास में परिभाषा पढ़ी थी, वो परिभाषा कार्य की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। अब आपको नई परिभाषा सिखा रहा हूं। क्या कि यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो बल का वह घटक जो विस्थापन की दिशा में हो, बल का वह घटक जो विस्थापन का कारण हो, वह बल और वस्तु में उत्पन्न विस्थापन का गुणनफल उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। पहले आप क्या कहते थे, बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य कहलाता है। उस वस्तु पर कार्यरत बल और वस्तु के विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, ऐसा आप पहले जानते थे। पर अब क्या जानते हो कि यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो बल का वह घटक जो विस्थापन की दिशा में हो या बल का वह घटक जो विस्थापन का कारण हो या जिस बल के जिस घटक के कारण वस्तु का विस्थापन हो रहा हो, वह बल और वस्तु में उत्पन्न विस्थापन का गुणनफल वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। हाँ या ना? मैं कार्य नहीं पढ़ा रहा हूं, हम आगे जाके पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसमें कार्य को दोबारा इस बात बताई जाएगी। पर अभी मुझे क्या पढ़ाना है, अदिश गुणनफल। और कार्य जो है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये किसका उदाहरण है, अदिश गुणनफल का। तो अदिश गुणनफल को समझने के लिए कार्य समझ रहा हूं। हाँ या ना? तो कार्य की नई परिभाषा आई क्या, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर कार्यरत बल के विस्थापन के अनुदिश बल का घटक। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर कार्यरत बल का विस्थापन के अनुदिश घटक एवं वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के समान होता है। यानी कि लिख देता हूं, किया गया कार्य बराबर यहां पर बल का कौन सा घटक था, एफ कॉस थीटा गुणा विस्थापन डी। यानी कि आपने लिखा एफ डी कॉस थीटा। राइट। अब एक और बात यहां पे समझाता हूं। अगर आपके पास लिखा हुआ है ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है जी, मैं आपको बनाता हूं, ये आपका ए सदिश, ये आपका बी सदिश, दोनों सदिशों के मध्य का कोण थीटा। तो इनका अगर अदिश गुणनफल किया जाए तो कितना प्राप्त होता है, ए बी कॉस थीटा प्राप्त होता है। ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल यानी कि बिंदु गुणनफल कितना प्राप्त होता है, ए बी कॉस थीटा। राइट। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो इस कार्य को क्या लिखोगे, मैं फिर से बोलता हूं, एफ डी कॉस थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं,
एफ सदिश डॉट डी सदिश, बोलो लिख सकता हूं क्या? यस लिख सकता हूं, क्योंकि एफ सदिश डॉट डी सदिश को वापस से खोलोगे तो क्या लिखोगे? एफ डी कॉस थीटा लिखोगे। बोलो हाँ या ना? अर्थात, बल्कि अब एक तीसरी परिभाषा आ गई कार्य की एक तीसरी परिभाषा आ गई। सुनो जी, एक परिभाषा जो आपने 9 तक पढ़ी थी जो कि पूर्ण नहीं थी, वो सिर्फ एक ही स्थिति को बता रही थी कि बल जिस दिशा में लगाया उसी दिशा में विस्थापन हुआ है, इसलिए वो परिभाषा पूर्ण नहीं थी। वो 9th क्लास तक के लिए सही थी, 11th में अपन उस परिभाषा को नहीं मानेंगे। नई परिभाषा आ गई कि वस्तु के विस्थापन और विस्थापन की दिशा में कार्यरत बल का घटक का गुणनफल किया गया कार्य कहलाता है। या अब यहां से एक नई परिभाषा आ रही है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल और वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को वस्तु पर किया गया कार्य कहते हैं। क्या? मैं लिख देता हूं, क्या समझ में आया? वस्तु पर कार्यरत बल एवं वस्तु में उत्पन्न विस्थापन का अदिश गुणनफल यानी कि बिंदु गुणनफल उस वस्तु पर किए गए कार्य के मान के समान होता है। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया कार्य की नई परिभाषा। ठीक है जी, ये दोनों परिभाषाएं कार्य की बिल्कुल सही है, राइट। चलो जी, ये तो हमने कार्य की परिभाषा पढ़ी, जबकि हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल की बात में हमने क्या सीखा है? यहां पर ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस थीटा, या यूं कहे कि किया गया कार्य आपने क्या सीखा था? एफ डी कॉस थीटा, जिसको आप एफ सदिश डॉट डी सदिश कह सकते हो, क्योंकि ए सदिश डॉट बी सदिश की वैल्यू ए बी कॉस थीटा होती है। ये कहां से आई? नहीं, ये यहीं से आई। एक्चुअल में सबसे पहले अदिश गुणनफल की जब बात की गई तब कार्य की ही बात चल रही थी, तो कार्य में एफ डी कॉस थीटा आया तो उन्होंने कहा एफ डी कॉस थीटा के बजाय इसको क्या लिख दे? एफ सदिश डॉट डी सदिश लिख दे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल लिख दे। ठीक है, इसका मतलब हमेशा क्या समझाया जाएगा? एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा समझा जाएगा। ठीक है जी, यहां से ये अदिश गुणनफल की बात आई। बोलिए, बात क्लियर है? इस बात में कोई शक नहीं। अब हम थोड़ी सी आगे बात करें, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी, ये प्रश्न है जी। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर चित्रानुसार कार्यरत है। वस्तु का विस्थापन यदि 5 मीटर हो तो उस पर कार्य किया गया कार्य ज्ञात करना है। और किए गए कार्य का सूत्र आपने क्या पढ़ा था? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। W बराबर, देखो जी वही बात होगी। आप चाहेंगे तो बल का एक घटक करेंगे इस दिशा में, एक घटक करेंगे इस दिशा में, एक घटक इस दिशा में, एक घटक इस दिशा में, इधर वाला घटक एफ कॉस थीटा, इधर वाला घटक यहां लिख देता हूं एफ कॉस थीटा। ठीक है जी, और इधर वाला घटक एफ साइन थीटा। तो बल के विस्थापन की दिशा में कौन सा घटक है? एफ कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा के कारण ये विस्थापित हो रहा है, दूसरे घटक के कारण तो ये ऊपर उठने की कोशिश जरूर करेगा पर विस्थापित नहीं होगा। हाँ या ना? सुनो भाई, किया गया कार्य बराबर 10 गुणा 5 गुणा कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से काटा 10 को तो यहां पे आ गया 5, 5 गुणा 5 यानी कि 25 जूल कार्य किया गया। बोली, बात समझ में आ गई? ये किए गए कार्य का मान प्राप्त हो गया। परंतु अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो, क्वेश्चन है एफ सदिश बराबर 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। एक वस्तु पर यह बल लगाया गया है। बताओ बल सदिश रूप में सही लिखा है क्या? हाँ, बल को ऐसे सदिश रूप में लिखा जा सकता है ना? ओके। और जिसके कारण वस्तु विस्थापित होती है, ये क्वेश्चन है जी। ये एक बल कार्यरत है किसी वस्तु पर। इस बल के प्रभाव में वस्तु 2,3,4 से अन्य बिंदु 6,7,8 पर विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु पर किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। देखो जी, बिंदु दे रखा है तो इसका स्थिति सदिश तो निकाल सकता हूं। इस बिंदु को बोल देता हूं मैं ए और इस बिंदु को बोल देता हूं मैं बी। ए बिंदु का स्थिति सदिश क्या लिखूंगा? आर ए सदिश बराबर 2,3,4 यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप। ये हो गया विस्थापन, वो स्थिति सदिश ए बिंदु का। इस तरह से बी बिंदु का स्थिति सदिश, याद करो स्थिति सदिश निकालना सिखाया था आपको जब स्थिति सदिशों के प्रकार की बात कर रहे थे। तो स्थिति सदिश भी समझाया गया था और विस्थापन सदिश भी समझाया गया था। यस, बी बिंदु का स्थिति सदिश क्या लिखेंगे? 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। तो विस्थापन सदिश कितना होगा? विस्थापन सदिश लिखेंगे आर बी सदिश माइनस आर ए सदिश, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। है ना? आर बी में से आर ए को घटाना है। क्या आएगा? 6i कैप में से 2i कैप घटाया तो कितना आया? 4i कैप। 7j कैप में से 3j कैप घटाया, क्या आया? 4j कैप। और 8k कैप में से 4j कैप घटाया गया, कितना आया? 4k कैप। बोलिए हाँ या ना? यस। तो ये विस्थापन सदिश आ गया। अब क्या निकालना है? आपका मुख्य मुद्दा है कि कार्य निकाला जाए। और कार्य निकालने के लिए आपको क्या सिखाया गया है? किया गया कार्य बराबर एफ सदिश डॉट डी सदिश। एफ सदिश है आई कैप जे कैप के कैप के रूप में, डी सदिश आ गया आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में, और इनका अदिश गुणनफल करना है, यानी कि बिंदु गुणनफल करना है। करें कैसे? आता ही नहीं, सिखाया ही नहीं मैंने आपको अभी तक। कैसे करें अब सीखो। पहले सीखेंगे, फिर यहां पे आके इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। राइट, चलिए देखो जी। माना कि ए सदिश है बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। एक और सदिश है बी सदिश बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। और आपको क्या निकालना है? ए सदिश डॉट बी सदिश ज्ञात करना है। लिख लो दोनों को, लिखो जी। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। यस, सुनिए कैसे लिखेंगे। इस पूरे को, दोनों ब्रैकेटों को गुणा करना है। पहले आई कैप को 3i कैप से गुणा करो, क्या आएगा? आपके पास आएगा 3i कैप डॉट आई कैप। फिर आई कैप को माइनस 2j कैप से गुणा करो, तो पहले संख्याओं को गुणा कर लो तो आ जाएगा माइनस का 2। फिर आएगा आई कैप डॉट जे कैप। अच्छा, एक बात और समझनी है, पहले कौन है? आई कैप, बाद में कौन है? जे कैप। तो पहले आई कैप को लिखा जाएगा, फिर जे कैप को लिखा जाएगा। क्रम बदलना नहीं है। हालांकि अदिश गुणनफल में क्रम बदलने का फर्क नहीं पड़ता, पर सदिश गुणनफल में क्रम बदलने का फर्क पड़ेगा, इसलिए हम सीखेंगे ही नहीं कि क्रम बदलना है। पहले आई कैप है तो पहले आई कैप लिखा जाएगा, फिर जे कैप लिखा जाएगा। हाँ या ना? फिर इस आई कैप को 3k कैप से गुणा करो, क्या लिखेंगे? प्लस इसका गुणक 1, इसका गुणक 3, तो यानी कि 3 गुणा 1 3। आई कैप पहले, के कैप बाद में, तो आई कैप फिर के कैप प्लस, अब इसी तरह से 2j कैप को इस पूरे तीनों से गुणा करना है। 2j कैप प्लस 3i कैप, 2 गुणा 3 6। पहले कौन है? जे कैप, फिर कौन है? आई कैप, तो क्या लिखेंगे? जे कैप डॉट आई कैप।
फिर 2 जे कैप को माइनस 2 जे कैप से गुणा करो, क्या आएगा, माइनस 2 गुणा 2 यानी कि 4 जे कैप, और फिर ये भी जे कैप, तो जे कैप डॉट जे कैप, फिर 2 जे कैप को 3 के कैप से गुणा करो, 2 गुणा 3 यानी कि प्लस का 6 जे कैप डॉट के कैप, फिर 2 जे कैप को 3 के कैप से गुणा करो, तो क्या आएगा, हो गया ये, तो जे को 3 कैसे कर दिया। अब 5 के को सबसे गुणा करना है, तो लिखो प्लस 5 गुणा 3 15 के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप, 5 के कैप को इससे गुणा किया तो माइनस का 5 दूनी 10, के पहले है जे बाद में है, तो लिखेंगे के कैप डॉट जे कैप, फिर 5 के कैप को 3 के कैप से गुणा किया तो प्लस 5 तिया 15 के कैप डॉट के कैप। यस, यहां तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या होगी। यस, परंतु आगे समस्या आएगी, समस्या का हम समाधान भी करेंगे। क्या समाधान करेंगे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, इस दिशा में आई कैप, इस दिशा में जे कैप, और इस दिशा में के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप कौन है, एकांक सदिश हैं। ये तीनों कौन है, तीनों एकांक सदिश हैं, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, इनका सबका परिमाण बराबर 1 होता है कि नहीं होता। अब सुनो, आगे की बात सिखाता हूं। मैं लिखता हूं यहां पर आई कैप डॉट आई कैप, याद रखो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर सिखाया गया था ए बी कॉस थीटा, ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण गुणा कॉस थीटा, ये सिखाया गया था। आई कैप डॉट आई कैप, पहले आई कैप का परिमाण 1 गुणा दूसरे आई कैप का परिमाण वो भी 1 गुणा कॉस 0 डिग्री। क्यों, दोनों आई कैप की दिशा एक्स अक्ष की तरफ, तो पहला आई कैप भी एक्स अक्ष की तरफ, दूसरा आई कैप भी एक्स अक्ष की तरफ, तो दोनों के मध्य का कोण 0। यस, अब जरा निकालना इसका मान कितना आया, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 1 गुणा कॉस 0 का मान भी 1 यानी कि 1। अजी क्या देख सीखा, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 आ गया, आपके पास आ गया आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1। पहली सफलता प्राप्त हुई, राइट। अब निकालता हूं जे कैप डॉट जे कैप, पहले जे कैप का परिमाण 1, दूसरे जे कैप का परिमाण 1, फिर इन दोनों के मध्य कोण थी 0, तो कॉस 0 डिग्री। जे कैप वाई अक्ष की अनुदिश, दूसरा जे कैप भी वाई अक्ष की अनुदिश, तो दोनों के मध्य का कोण 0 और कॉस 0 का मान 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि ये भी 1। ये दूसरी सफलता मिली साहब। अब निकालूंगा के कैप डॉट के कैप की वैल्यू, पहले वाला के कैप भी एकांक सदिश है तो उसका परिमाण 1, दूसरा वाला के कैप वो भी एकांक सदिश, उसका परिमाण भी 1, फिर दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1, जेड अक्ष आपकी तरफ, तो के कैप इधर, दूसरा के कैप भी इधर, दोनों के मध्य कोण 0, तो दोनों कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये मान भी कितना आ गया जी आपके पास, 1 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप भी 1, जे डॉट जे कैप जे डॉट भी 1, के कैप डॉट के कैप भी 1। आगे सुनो, आई कैप डॉट जे कैप
के लिए लिखना है। आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण भी 1, और आई और जे, अरे वाह, ये आई कैप, सॉरी ये आई कैप एक्स अक्ष, ये जे कैप वाई अक्ष, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, इसलिए इस पूरे का मान ही कितना हो गया 0। तो आई कैप डॉट जे कैप का मान 0, जे कैप डॉट के कैप का मान भी 1 गुणा कॉस 90। क्यों जी, जे डॉट के है, जे का है वाई अक्ष, के का है जेड अक्ष, वाई और एक्स ऐसे ही होंगे ना, तो इनके मध्य का कोण भी कितना होगा, ये 90 डिग्री। जेड अक्ष आपकी तरफ, वाई अक्ष ऊपर तरफ, दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री। यस और नो? तो मैं क्या लिखूंगा, फिर से समझा देता हूं आपको, आप कहीं गड़बड़ ना करें, ध्यान से सुनो जी, समझना बहुत जरूरी है और ढंग से समझना जरूरी है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष। मैं फिर से समझा दूं, मैं लिख भी देता हूं पहले, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इधर जे कैप, इधर आई कैप, और इधर के कैप। हाँ जी, आई और जे के मध्य का कोण 90, ये जे और ये के, इनके मध्य का कोण भी 90। ये बात हम बहुत पहले सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं कि यहाँ पे आपको 90 दिख नहीं रहा, पर है 90। ये कमरे के एक कोने से इस बाहर वाली भुजा है। इस तरह से ये वाला कोण भी कितना होगा, ये भी होगा 90। किस किस के बीच में, आई कैप और के कैप के बीच में। और कॉस 90 होते ही कितना हो जाता है, 0। इसलिए आपके पास, हाँ जी, जे कैप डॉट के कैप भी कितना आ गया, 0। इसी तरह से के कैप डॉट आई कैप, पहले के कैप का परिमाण 1, फिर आई कैप का परिमाण 1, के कैप और आई कैप यानी कि जेड अक्ष और एक्स अक्ष के मध्य का कोण 90, तो क्या लिखोगे, कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या लिखोगे, 0। क्या समझ में आई? जो मुझे समझ में आई वो समझा देता हूं। मुझे अब तक ये समझ में आई, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, और के कैप डॉट के कैप का मान तो 1 होता है। फिर आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट आई कैप, सबका मान 0 होता है। इनका उल्टा भी, जे कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, और आई कैप डॉट के कैप, इनका मान भी 0 होता है। बस समझ में आ गई? मैं देखो अंडरलाइन, जिनको येलो से अंडरलाइन करूंगा सब 0 हो जाएंगे। आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, सब 0। बचे कौन, आई डॉट आई वाला। सुनो जी, आई डॉट आई 1, ये वाला, ये वाला, जे डॉट जे वाला, और के डॉट के वाला, ये इनका मान 1 है। तो आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं आंसर, कितना लिखने वाले हैं, ये 3, फिर माइनस का ये 4, और ये प्लस का 15, क्योंकि इन सब आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1। तो आंसर कितना आया जी, 3 और -4, -1 प्लस 15 यानी कि 14। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए सदिश डॉट बी सदिश की वैल्यू आ गई। यस, पूरी नहीं समझ में आई तो फिर से समझो, एक और एग्जांपल से समझते हैं।
ए सदिश दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी सदिश दे रखा है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, और आपको क्या ज्ञात करना है, ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात करना है, राइट। तो आपने लिखा ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। ए सदिश डॉट बी सदिश क्या करना है, अदिश गुणनफल। तो पहले 4i कैप को 2i कैप से, तो 4 गुणा 2 8, i कैप डॉट i, संख्याओं को अलग गुणा करो और एकांक सदिशों को अलग गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करें तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आ जाएगा। 4 गुणा 5 यानी कि 20 आ जाएगा। आई कैप फिर जे कैप, तो पहले लिखेंगे आई कैप फिर लिखेंगे डॉट में जे कैप, फिर इसको 6 के कैप से गुणा करेंगे, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 4 गुणा 6 24, आई कैप डॉट के कैप, फिर आगे आ जाओ, ये 3j कैप को इन सब से गुणा करना है, तो 2i कैप और 3j कैप दोनों प्लस के, तो प्लस आ गया। 3 गुणा 2 6 j कैप डॉट i कैप, फिर 3j कैप को माइनस 5j कैप से गुणा किया, तो 3 गुणा माइनस 5 माइनस का 15, j कैप डॉट j कैप, j कैप डॉट j कैप, फिर 3j कैप को 6 के कैप से गुणा किया, तो प्लस 3 6 18 जे कैप डॉट के कैप, फिर इसको आगे गुणा किया, प्लस 5 के कैप को 2i कैप से गुणा किया, 5 गुणा 2 10 के कैप डॉट आई कैप, 5 के कैप को माइनस 5 जे कैप से गुणा किया, तो माइनस का 25 के कैप डॉट जे कैप, फिर 5 के कैप को 6 के कैप से गुणा किया, तो प्लस का 5 6 30 के कैप डॉट के कैप। यस, इसको आगे सॉल्व किया, ए सदिश डॉट बी सदिश, समझते जाओ, 8 ऐसे किया ऐसे, आई कैप डॉट आई की वैल्यू 1, माइनस 20 ऐसे किया ऐसे, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0 अभी सीखी थी, प्लस 24 ऐसे किया ऐसे, आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 0, प्लस 6 ऐसे किया ऐसे, जे डॉट आई की वैल्यू 0, माइनस 15 जे डॉट जे की वैल्यू 1, प्लस 18 जे डॉट के की वैल्यू 0, जे डॉट के की वैल्यू 0, प्लस 10 ऐसे किया ऐसे, के डॉट आई वैल्यू 0, माइनस 25 गुणा जे डॉट के डॉट जे 0, प्लस 30 के डॉट के की वैल्यू 1। क्या आएगा भाई साहब, ये 0 हो गया, 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 ये 0 हो गया। अब जो 0 ना हुआ उसको रख लो, ये तो हो गया 8, ये माइनस का 15 और ये प्लस का 30, कुल मिलाकर आंसर आ गया 23। माइनस 15 और प्लस 30, प्लस का 15 प्लस 8 23, ये आपका आंसर आ गया। अजी फिर सुनो, ए सदिश बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी सदिश बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप और प्लस का 6k कैप। तो ए सदिश डॉट बी सदिश, मैं क्यों बार बार पूरा गुणा करूं, नहीं कर रहा। जब पता चल गया कि आई और आई के गुणक ही काम आने, जे और जे के गुणक काम आने और के गुणक काम आने, बाकी सब तो 0 जाने, तो सीधे करो ना, आई का गुणक यहां पे 2 और यहां पे 4, तो 4 गुणा 2, जे का गुणक यहां पे 3 और यहां पे 5, तो माइनस में 3 गुणा 5, के का गुणक और के का गुणक गुणा होना है, तो प्लस का 5 गुणा 6, लिखो जी 8 माइनस 15 और प्लस का 30 यानी कि 23। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई?
समझना पूरा है, याद सब होना चाहिए, समझ में सारा आना चाहिए कि बाकियों को जीरो क्यों कर दिया गया। यस, बात क्लियर है? ओके, अब अपने वापस से प्रश्न में आओ जी। एक प्रश्न छोड़ के आए थे, कौन सा कार्य वाला? क्या लिखना होगा आपको? लिखना होगा किया गया कार्य बराबर बल सदिश ये रहा, कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट, अब विस्थापन सदिश हो रहा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। इनका अदिश गुणनफल करना है। कैसे होगा? किया गया कार्य बराबर, हाँ जी, आई का गुणक वहां पे 4, यहां पे 2, तो 2 गुणा 4 प्लस जे का गुणक यहां 3 और वहां 4, तो 3 गुणा 4 प्लस के का गुणक यहां 5 वहां 4, 5 गुणा 4 हो गया जी 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 5 चौक 20। बोलो जी कितना हो गया? 40 जूल किया गया कार्य आ गया। बोलिए बात समझ में आई क्या? यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। हाँ जी सुनो साहब, क्या ये प्रश्न सॉल्व करना है? ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश दे रखे हैं आपको। ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश ज्ञात करना है। तो पहले निकालो ए सदिश प्लस बी सदिश का मान, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ना है। तो आई कैप प्लस 3i कैप यानी कि 4i कैप, 2j कैप और माइनस का j कैप यानी कि सिर्फ प्लस का j कैप, दो में से एक घट गया, 5k कैप प्लस 3k कैप यानी कि 8k कैप, और सी सदिश तो है ही। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्या बात याद करना है? ए सदिश डॉट बी सदिश डॉट में सी सदिश लिखता हूं 4i कैप प्लस j कैप और प्लस का 8k कैप डॉट सी सदिश ये रहा 2i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 2k कैप। क्या करना है? बस डायरेक्ट सॉल्व करना है। i का गुणक 4, i का गुणक 2, क्या लिखूंगा? 4 गुणा 2, j का गुणक यहां पे 1 और वहां पे माइनस 4, तो माइनस में आएगा 1 गुणा 4, k का गुणक यहां 8 और वहां माइनस 2, तो माइनस में आएगा 8 गुणा 2। बोलो जी 8 माइनस 4 और माइनस 16, 4 और 16 माइनस में माइनस 20 और प्लस का 8 यानी कि माइनस का 12। ये आ गया इनका अदिश गुणनफल। बाकी के दो आप करेंगे किसमें? होमवर्क में। बोलिए बात सही है क्या? यस। चलो जी, अब इसमें आगे की बात करते हैं। दो सदिशों के परस्पर लंबवत होने की शर्त। ये एक सदिश और ये दूसरा सदिश, और इनके मध्य का कोण है 90 डिग्री। ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, और इनका अदिश गुणनफल निकालना है। तो निकालो जरा, क्या कहोगे? आप कहोगे ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस 90, और बेचारे कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जी? 0। कॉस 90 की वैल्यू 0। ओके, इसका क्या मतलब समझ में आई? कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल निश्चित तौर पर 0 होगा, शून्य होगा। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल निश्चित तौर पर 0 होगा। अर्थात यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं
तो उनका अदिश गुणनफल निश्चित ही शून्य होगा। ये बात क्लियर है, राइट? चलो जरा समझें इस बात को भी आगे। प्रश्न पूछता है क्या ए सदिश व बी सदिश परस्पर लंबवत हैं? क्या बी सदिश व सी सदिश परस्पर लंबवत हैं? क्या ए सदिश व सी सदिश परस्पर लंबवत हैं? पता नहीं मुझे तो ये पता है कि ए सदिश डॉट बी सदिश का मान निकाल सकता हूं, हाँ के ना? आई का गुणक 2, आई का गुणक 5, तो यानी कि 2 गुणा 5 प्लस जे का गुणक 3, जे का गुणक 15, 3 गुणा 15, फिर एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस जे का गुणक 5, जे का गुणक 11, के का गुणक 5 और के का गुणक 11, तो 5 गुणा 11, 5 दूनी 10, 15 30 45, 11 पंजे 55, प्लस का 55 और माइनस का 55 यानी कि 0। क्या आया? ए सदिश डॉट बी सदिश का मान कितना आ गया? शून्य। अर्थात ए सदिश लंबवत है बी सदिश के। ए सदिश व बी सदिश परस्पर लंबवत हैं, हाँ या ना? बोलो, बात क्लियर है? ओके, आगे चलो। बी सदिश डॉट सी सदिश ज्ञात करो। बी का गुणक 5 जी और सी का गुणक, अच्छा ये दो कभी शून्य हो भी सकते हैं क्या? इन दोनों का गुणनफल सब प्लस प्लस है, कभी शून्य होगा ही नहीं, फिर भी करके देखेंगे। यहां आई का गुणक 5, यहां आई का गुणक 4, 5 गुणा 4, यहां जे का गुणक 15 प्लस का, यहां जे का गुणक प्लस का 3, तो प्लस में 15 गुणा 3 प्लस यहां के का गुणक 11, यहां के का गुणक प्लस 6, तो प्लस 11 गुणा 6 20 प्लस 45 प्लस 66 65 प्लस 66 131, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका मान शून्य है ही नहीं। यानी कि ए बी सदिश व सी सदिश परस्पर लंबवत नहीं है। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस। इस तरह से ए सदिश और सी सदिश लंबवत है कि नहीं, ये आप पता करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको घर पे करना है। यस और नो? बोलो, बात समझ में आई? दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त मिल गई। आगे सुनो अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न है, ए सदिश दे रखा है, बी सदिश दे रखा है, पर बी सदिश में एक अज्ञात राशि दे रखी है एक्स के रूप में दे रखा है, और प्रश्न कहता है ए सदिश व बी सदिश दोनों परस्पर लंबवत हैं, और दोनों परस्पर लंबवत हैं तो आपको क्या ज्ञात करना है? एक्स का मान। ठीक, सुनो, आपको ज्ञात करना पड़ेगा ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल यानी कि बिंदु गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट? कैसे करेंगे? आई का गुणक यहां पे और आई का गुणक यहां पे गुणा कर लो। आई का गुणक एक जगह 2 और दूसरी जगह 3x, फिर जे के गुण को गुणा करो। जे का गुणक यहां 5 और यहां पे जे का गुणक 2 माइनस 3x, और के है ही नहीं दोनों में, कितना आएगा? ये आ गया 6x, इसको गुणा किया 5 दूनी 10, 5 गुणा माइनस 3x माइनस का 15x, यानी कितना हो गया? 10 माइनस 9x, और इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा? शून्य के बराबर, क्योंकि प्रश्न ने कहा है ए सदिश और बी सदिश दोनों लंबवत हैं। लंबवत हैं इसका मतलब ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए? शून्य। तो मैंने ए सदिश बी सदिश का गुणनफल शून्य रख दिया, पहले गुणनफल निकाला और फिर शून्य रख दिया। क्या आएगा आपके पास? आएगा, हाँ जी, 10 माइनस 9x बराबर शून्य, यानी कि 10 इक्वल्स टू 9x, यानी कि x इक्वल्स टू 10/9। दिस इज द परफेक्ट वैल्यू फॉर x। अगर x की वैल्यू 10/9 हो तो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। बोलिए, बात क्लियर है?
ये प्रश्न है जी, क्या प्रश्न है? ए सदिश का मान दिया है, बी सदिश का मान दिया है, ए सदिश और बी सदिश दोनों एक्स के रूप में है। प्रश्न कहता है ए सदिश और बी सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो इनका अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए? 0, यानी कि ए सदिश डॉट बी सदिश का मान 0 होना चाहिए। यस, ओके, चलिए आगे चलें। तो मैं क्या कहता हूं, आप क्या फाइंड आउट करेंगे? ए सदिश डॉट बी सदिश। आप क्या फाइंड आउट करेंगे? ए सदिश डॉट बी सदिश। चलिए कीजिए। ए सदिश डॉट बी सदिश शिफ्ट करेंगे तो यहां पे आई का कोएफिशिएंट, आई का गुणक x, यहां पे आई का गुणक 2x + 1। तो मुझे क्या करना चाहिए? ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल ज्ञात कर लेना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आई का गुणक और आई का गुणक गुणा करो। तो एक जगह आई का गुणक x, दूसरी जगह आई का गुणक 2x + 1, फिर जे का गुणक और जे का गुणक गुणा करना चाहिए। एक जगह 2 और एक जगह -6, तो माइनस का 2 गुणा 6, फिर के का गुणक और के का गुणक, यहां के का गुणक 5x + 6, यहां के का गुणक 1, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस में 5x + 6 × 1। यस, सॉल्व करो। x गुणा 2x 2x², x गुणा 1 प्लस का x, यहां पे -12, यहां पे प्लस का 5x + 6, ये तो 2x² है ही, ये प्लस का x और ये प्लस का 5x, यानी कि प्लस का 6x, -12 और प्लस का 6, माइनस का 6, और इसको किसके इक्वल लिखना है जी? 0 के बराबर, क्योंकि ये किसका मान है जी? ए सदिश डॉट बी सदिश का मान है जी। तो ए सदिश डॉट बी सदिश का मान कितना होना चाहिए जी? 0। तो ये क्या बन गई आपके पास? द्विघात समीकरण। इसमें भी 2 का भाग लग सकता है, x² + 3x - 3 = 0। पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दिया, या 2 को कॉमन लेके 0 के पास भेज दिया। यस, अब तो ये कैसे सॉल्व होगा? अब तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मेरे को तो लगता ही नहीं कि ये सॉल्व होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा भी तो हो सकता है आपने द्विघात समीकरण पढ़ ली होगी, ठीक है ना, और 10th में तो पढ़ी ही पढ़ी थी, ठीक है, समझना। x बराबर श्रीधराचार्य नियम से x = क्या लिखेंगे? माइनस का b, x का जो गुणक होता है -b, माइनस का b यानी कि -3, प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस का 4ac, -4, a कौन होता है? x² का गुणक 1, c कौन होता है? -3, मैंने लिख दिया, -3 बटे 2a, 2 गुणा a की वैल्यू कौन? x² का गुणक 1। सोचो जी, x बराबर -3 प्लस और माइनस अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस, 4 × 12, 12 + 9 21 बटे 2। तो x का मान आपके पास हो सकता है -3 माइनस में अंडर रूट 21, सॉरी, बटे 2, या हो सकता है, या एक बार माइनस साइन का मैं ले लिया, एक बार प्लस लूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 21 और -3 बटे 2। ये 2 मान संभव हैं किसके? x के। अगर x का मान ये हो या ये हो, इन दोनों परिस्थितियों में a सदिश व b सदिश परस्पर लंबवत होंगे। तो x के मान ज्ञात कर लिए। बोलो हाँ या ना? बात सही है क्या? चलो जी, लगभग मान तो निकाल सकता हूं। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ना तो ये 16 है अंडर रूट में, ना ये 25 है, तो जो मान आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा, लगभग 4.5 पकड़ लें। 4.5 माइनस का और -3 -7.5 बटे 2, लगभग 3.5 माइनस में, x का मान लगभग माइनस का 3.75, और ये वापस से 4.5 पकड़ो, 4.5 -3 1.5 बटे 2 0.75, 0.75। ये लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, लगभग मान निकाल दिए मैंने।
बोलो हाँ या ना, समझ में आई क्या? चलिए बहुत अच्छा। आज के लिए इतना बहुत है। हमने अदिश गुणनफल सीखा है, अभी अदिश गुणनफल के कुछ उपयोग सीखेंगे, फिर सदिश गुणनफल सीखेंगे। ठीक है जी, मैक्सिमम 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बात करेंगे कल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई ढंग से करें। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक बना लें, नोटबुक में सारे के सारे लेक्चर्स नोट करने हैं, सब कुछ नोट करना है, और जो आपको डीपीपीज मिल रही हैं उनको साथ के साथ सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आए वो आपको पूछने हैं। यस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।